नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंडर क्लासेस में। हमारी आज की क्लास है वर्ण। ये हमारी वर्ण की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने वर्ण के बारे में जाना था, उसकी परिभाषा जानी थी। वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से भेद आते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इनके बारे में जाना था। इनके अंतर्गत कौन कौन से भेद आते हैं और कितनी संख्या में वर्ण आते हैं वह हमने जाना था। डिटेल में हम आज बात करते हैं। आज हमारी क्लास होगी स्वर वर्ण के बारे में। हाँ जी, वर्ण का जो पहला भेद है स्वर वर्ण, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण। आज की क्लास में हम जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। देखिए इसकी परिभाषा देखिए। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब आप देखिए, बिना किसी की सहायता अर्थात बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से जो बोले जाते हैं वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। देखिए स्वर वर्ण की संख्या कितनी है हमारी, 13 है। इसमें जो 11 है वो हमारे वर्ण हैं, सिर्फ वर्ण है। 11 हमारे क्या हैं, वर्ण है। और जो 2 है वो है हमारे अयोगभाव। एक बार इसको पढ़ते हैं फिर दोबारा बात करते हैं इसके बारे में। देखिए जो हमारे वर्ण हैं वो 11 हैं, लिखा हुआ है ना। वर्ण कितने हैं हमारे, 11 हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। अ अनार से लेके औ औरतों तक जो है हमारे सभी साधारण वर्ण हैं। अर्थात वर्ण तो देखो सभी है ना, लेकिन कुछ क्या है, स्वर है, कुछ हमारे व्यंजन है ना। कुछ स्वर्ण वर्ण है और कुछ व्यंजन वर्ण है। साधारण अकेले जो वर्ण है वह 11 है, अ अनार से लेके औ औरत तक। ठीक है, और जो फिर ये 2 है, ये क्या हुए हमारे, ये हुए हमारे 2 अयोगभाव। क्या बोलते हैं इन्हें, अयोगभाव, अनुस्वार और विसर्ग। अगर हम अपने 11 वर्णों में अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है स्वर वर्ण और इनकी संख्या 13 है। ठीक है, अगर हम अपने वर्णों में अनुस्वार और विसर्ग अर्थात अयोगभाव को जोड़ दें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 13। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है। क्यों है, देखिए अगर हम अपने वर्णों में अनुस्वार और विसर्ग अर्थात अयोगभाव को जोड़ देते हैं तब हमारे स्वर्ण वर्ण हमें प्राप्त होते हैं। संख्या 11 अनार से औरत तक। ठीक है, 2 हमारे जो हमारे अयोगभाव हैं, अ और अहा, विसर्ग और अनुस्वार। ठीक है, वर्ण 11 है, स्वर वर्ण 13 है, क्योंकि इसमें हमने अपने 2 किसको जोड़ा है, अयोगभाव को, है ना। अगर हम अपने वर्णों में अयोगभाव को जोड़ देते हैं तो हमें स्वर वर्णों की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ गया, कंफ्यूजिंग है, इसको दोबारा देखिएगा। स्वर्ण वर्ण ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। संख्या इनकी 13 है। 11 हमारे साधारण वर्ण है, 2 हमारे अयोगभाव हैं। और अगर हम साधारण वर्ण और अयोगभाव को मिलाकर बात करते हैं तो हमारे स्वर वर्ण हमें प्राप्त होते हैं जिनकी संख्या 13 है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अ अनार से औरत तक जो है हमारे वर्ण हैं, अंग और अहा हमारे अयोगभाव हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर वर्णों के 3 भेद होते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। ठीक है, अब इनकी परिभाषा देखते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हाँ जी, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है। अब आप इन सब परिभाषा को छोड़िए, एक चीज देखिए, वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है। ठीक है, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है, वो भी छोड़िए। वर्ण कितने हैं,
11 हैं। ठीक है, ये जो स्वर्ण वर्णों के भेद हैं वो इन्हीं 11 में से होंगे, है ना। स्वर्ण वर्णों के जो भेद हैं वो इन्हीं 11 में से होंगे, इन 11 में से ही होंगे ना, इन्हीं 11 में से होंगे। अब आप देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, अब आप बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो सबसे कम समय है किसके उच्चारण में लगता है। पढ़ा है ना आपने, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। जो ये छोटे छोटे हैं ना, उनके उच्चारण में कम समय लगेगा। छोटे आ से अनार, छोटी से इमली, छोटे ऊ से उल्लू, है ना। और ये छोटे से एड़ी तो नहीं आएगा, और ये री से ऋषि। ठीक है, अब आप देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम समय किस में लगता है, जिसे हम छोटा छोटा बोलते हैं। छोटे से एड़ी में एक आता है ना, तो इसीलिए नहीं होगा ये। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अ, ई, उ, री। ठीक है, छोटे आ से अनार, छोटी से इमली, छोटे ऊ से उल्लू, री से ऋषि। कितनी संख्या हुई इनकी, 4 हुई। अब आप बोलोगे ये अ और ये औ क्यों नहीं आया। देखिए, ये अपने आप में एक मात्रा लिए बैठे हैं, है ना, अपने आप में एक मात्रा लिए बैठे हैं, और इनके उच्चारण में अपेक्षाकृत समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो ह्रस्व वर्णों की स्वर की संख्या कितनी हुई, 4। कितनी हुई, ह्रस्व स्वरों की संख्या हुई हमारी 4। स्वर वर्ण के दूसरा भेद है हमारा दीर्घ। देखिए, दीर्घ स्वर में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है, कितना, 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी ई से ईख। जो भी बड़ा है उसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है ना, तो वह क्या हुए, हमारे दीर्घ स्वर हुए। बड़े आ से आम, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, छोटे ए से एड़ी, बड़े ए से ऐनक, औखली, औरत। ये जो बड़े बड़े हैं, जिसमें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बड़े बड़े, तो वह क्या हुआ, हमारा दीर्घ स्वर हुआ। ठीक है, बड़े से क्या हुआ, दीर्घ स्वर हुआ। जैसे हम छोटे से नार, वह हुए हमारे ह्रस्व स्वर। समझ में आ गया। दीर्घ, दीर्घ जिनके उच्चारण में दुगना, परिभाषा से देखिएगा, जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। अगर आप समझने के इरादे से देखेंगे तो देखिए, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, जो आप बड़ा बोलते हो ना, वही हमारा दीर्घ है। ठीक है, दीर्घ में कुछ नहीं है। इनकी संख्या कितनी है, संख्या है हमारी इनकी 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आ गया, जिनको बोलने में दुगना समय लगता है। अब देखिए, स्वर वर्ण का जो तीसरा भेद है वह है हमारा प्लूत। क्या है, प्लूत स्वर। इसकी परिभाषा देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लूत वर्ण कहते हैं। हाँ जी, कितना समय लगता है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। जैसे राम, ओम, तो यह सब क्या है, हमारे प्लूत स्वर हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में अपने स्वर वर्ण, उसकी परिभाषा, उसके अंतर्गत आने वाले हमारे वर्ण और अयोगवा के बारे में जाना, अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है इसके बारे में जाना, संख्या देखी, और स्वर वर्ण के हमने भेद देखे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत। हर्ष की परिभाषा देखी, हर्ष के अंतर्गत कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं वह देखा, दीर्घ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्लूत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अगर आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज करने वाली ज़रूर हैं, लेकिन ना समझने वाला है इसमें कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमें कमेंट करके बताना है कि आपको आज की क्लास कितने % समझ में आई है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करती हूँ आपकी समस्या को सॉल्व करने की। तब तक के लिए थैंक यू।